गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग आपके इसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और ये चैप्टर हम एक स्टोरी के वे में करेंगे। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टू बिट स्टेट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें कन्नौज के बारे में बताया गया है। कन्नौज जो यूपी का एक पार्ट है। ओके, इसमें हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया और उनका उनका रूल सेशन था वो था 606 से 647 CE। ये उनका रूलिंग सेशन था, मतलब उन्होंने 606 से लेके 647 तक राज किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जैसे आजकल हम बॉर्न एंड डेथ की वो करते हैं, उसी तरह से हर्षवर्धन का ये टाइम पीरियड था। जो किंग हर्षवर्धन थे ना, वो 606 में बॉर्न हुए थे। उनकी डेथ, उनके फादर की डेथ के बाद, उनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। उनकी डेथ के बाद जो उनका बेटा था, बड़ा बेटा था, यानी कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन, उसको राजा बनाया गया थानेश्वर का। राज्यवर्धन जो था उसको मार दिया गया था किंग ऑफ गौड़ के थ्रू, जिसका नाम शशांक था। और उनकी एक सिस्टर थी राजश्री नाम की, उसको देवगुप्त ने, जो मालवा का राजा था, जेल में डाला हुआ था। अभी हर्षवर्धन ने आगे कैसे राजपाट लिया, कैसे अपने भाई का बदला लिया और किस तरह से उसने सारी वो की थी अपनी रूलिंग सेशन में, क्या ट्रिक्स थी, क्या उन्होंने नई स्ट्रेटजीज़ लगाई थी, ये इस बारे में बताया गया है। सो एज आई टोल्ड यू कि उनके फादर की डेथ के बाद उनके बड़े भाई को शासन मिला था, तो यहाँ कहीं नहीं बताया कि राजा हर्षवर्धन को राजा बनाया गया था, लेकिन उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी, उसको मर्डर कर दिया गया था बाय किंग ऑफ गौड़ शशांक। और फिर उसको ये भी पता चला कि उसकी जो सिस्टर है उसको मालवा के किंग देवगुप्त ने कैद कर रखा है। इन सारी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो राजा के राज्य में जितने भी अच्छे लोग होते हैं, उनके क्लोज लोग होते हैं, अथॉरिटी वाइज लीडर्स होते हैं, उन लोगों ने सजेशन दिए कि हर्षवर्धन को राजा बनाना चाहिए थानेश्वर का, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी। उसके राजा बनते ही उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग जो है, उन लोगों ने अपनी बहन, उसने सोचा कि अब मैं अपनी बहन को आज़ाद करवाऊँगा राजश्री को। लेकिन जब तक वो ये सब करता तब तक वो ऑलरेडी उसके राज से भाग चुकी थी, उसके चुंगल से निकल चुकी थी। वो विंध्या के फॉरेस्ट में भाग रही थी। उसने उसकी सर्च के लिए बहुत कोशिश की और बहुत सारे लोगों को भी लगाया, जिसमें से जंगल में रहने वाले लोग और बुद्धिस्ट हर्मिट मतलब होता है बेटा जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं ना, वो साधु, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले साधु, जिसका नाम था दिवाकर मित्र। वो उन लोगों की हेल्प से उसने उसकी सर्च में बहुत कोशिश की, और जब वो मिल गई तो उन्होंने उसे सती करने से रोका। सती वॉज अ ट्रेडिशन जहाँ पर ऐसा होता है कि अगर पुराने टाइम पर ऐसा होता था कि अगर आप किसी लड़की का या किसी विमेन का हस्बैंड मर जाता है तो वो उसके साथ उसकी अर्थी पर जल जाती है। जब हम उसका क्रिमेशन करते हैं तब उस प्रथा को सती प्रथा बोलते हैं। तो वो करने जा रही थी, जिससे उन लोगों ने उसको रोका। जब राजश्री का किंगडम में कोई भी वारिस नहीं बचा था, उनका कोई हायर नहीं था कन्नौज में, तो हर्षवर्धन ने वहाँ का राजा बन गया। बाद में उसने देवगुप्त को, जिसने उसके बड़े भाई का मर्डर किया था, मारा था, उसको देवगुप्त ने, जिसने राजश्री को कैद करा था, उसको हरा दिया। उनकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही जैसे उसने शशांक वो था जिसने उन्हें मारा। यहाँ फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि शशांक ने राज्यवर्धन को मारा था। राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गौड़ शशांक। तो जैसे ही वो राजा बन गया वहाँ का, कन्नौज का, तो उसने प्रिपेयर किया कि वो अपने शशांक पर अटैक लॉन्च करने का प्लान किया। जो गौड़ किंग था उसने अलायंस बनाई कामरूप के किंग के साथ, जिसका नाम था भास्कर वर्मन। उनकी इतनी सारी हेल्प के साथ और उसने गॉड किंग को डिफ़ीट कर दिया, मतलब हरा दिया, और हराने के बाद बहुत बड़ा हिस्सा उसके किंगडम का जीत लिया। उसने मालवा भी जीत लिया, जिसने उसकी बहन को कैद करा था, और सौराष्ट्र भी। आई होप आप सबको पता है सौराष्ट्र कौन सी जगह है, बट वो अनसक्सेसफुल हुआ पुलकेशी में। पुलकेशी सेकेंड राजा से हार गया। वो पुलकेशी सेकेंड राजा से हारने का मतलब है कि वहाँ पर उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया होगा, बिकॉज दैट वाज द किंग। एंड ये लोग युद्ध में जब तक लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं, ये अपना शासन बढ़ाते रहते हैं। स्टॉप तब होते हैं जब या तो ये सरेंडर कर देते हैं या तो फिर ये मर्डर हो जाते हैं तब।
तो आइदर समवन किल्ड हिम और ही सरेंडर्ड, बट जहाँ तक अभी तक हमने स्टोरी देखी है वो सरेंडर करने वालों में से नहीं था। तो जब वो अनसक्सेसफुल रहा पुलकेशी सेकंड को हराने में, किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया के चालुक्य डायनेस्टी का राजा था, 7 सक्सेसफुल विक्टीरियस ईयर्स के बाद जो थानेश्वर है, यानी कि ऊपर दिया हुआ था थानेश्वर जहाँ के वो राजा थे, उनको नॉर्थ इंडिया के लार्ज किंगडम में मिला लिया गया। ठीक है, हमने इसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, उनकी उन्होंने क्या क्या हासिल किया था, उनकी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में, उन्होंने कैसे अपने भाई को, अपनी बहन को रिवेंज किया उसके बारे में, उन्होंने कैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया, इसके बारे में हमने यहाँ जाना। इसके बाद अभी इसने आपको बोला है कि एक बार थिंक कीजिए कि वॉज इट राइट ऑन हर्षवर्धन पार्ट टू डिफीट दो स्टेट्स, क्या सही था हर्षवर्धन का उन स्टेट्स पर डिफीट करना। सी, आपके पास अपना ओपिनियन होगा, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू गिव यू सम थिंग्स टू थिंक दैट कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई मर्डर कर दिया गया था, हर्षवर्धन की बहन को कैद में रखा गया था। अगर वो फाइट बैक नहीं करता तो उसका राज्य भी उससे छीन लिया जाता, और सिर्फ राज्य ही नहीं छीन जाता, उनके जो लोग होते हैं, जो राज्य में लोग होते हैं, जो अपने किंग के भरोसे रहते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता। सो अकॉर्डिंग टू मी हर्षवर्धन वॉज राइट टू डिफीट दो स्टेट्स बिकॉज ही नीडेड टू डू दैट। ठीक है, अगर वो ये नहीं करता, ये मिनिमम डैमेज किया था उसने, अगर वो उतना नहीं करता तो आगे जाके वो जीत नहीं पाता, सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ये उसके लिए सर्वाइवल था। ठीक है, सो आप इसके बारे में अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इट्स ओके। आफ्टर दैट हर्षवर्धन रेंस एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षवर्धन का रिंग मतलब राज और वहाँ का काम कैसा था। जो हर्षवर्धन था वो पर्सनली सुपरवाइज करता था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी स्टेट में वो घूम कर सारे पार्ट्स में अपने राज्य के ये देखता था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। उसने अपना डेली रूटीन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होता था और बाकी के 2 जो थे पब्लिक वेलफेयर और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए होते थे। यानी कि पहले ही दिन के सबसे फर्स्ट पार्ट में वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के अकॉर्डिंगली अपने राज्य में घूमकर ये देखता था कि सब लोग एटलीस्ट हर बंदा खाना खाकर सो रहा है कि नहीं। दैट वाज द मिनिमम थिंकिंग ऑफ द राजा, कि राजा को ये जानना होता है कि हर आदमी इस टाइम पर खाना खा पाता है कि नहीं खा पाता है, कोई भूखा ना सोए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब सबके पास जॉब है कि नहीं है, सब काम कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं, सब लोगों के सर पर छत है कि नहीं, ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस थे जिनको जानने के लिए वो पूरे राज्य में घूमते थे। और किस राज्य के साथ मिलकर उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा, किस तरह की खेती होती है और खेती में क्या करेंगे जो इस साल उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, ये सब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होते हैं। बाकी 2 अलग जो पर्पस थे उनकी लाइफ के, एक पब्लिक वेलफेयर था यानी कि जन कल्याण, और दूसरा रिलीजियस एक्टिविटीज़ यानी कि वो अपनी पूजा पाठ पर ध्यान देते थे। हम लोगों से पहले जो जनरेशन थी, जो राजा महाराजा थे, ये 3 ही चीज़ों में बिलीव रखते थे। एक तो भगवान का नाम लेना, एक अपना कर्म करना और दूसरा दान करना। ये तीनों ही उसने अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल किया था। वो बहुत ही डिलीजेंट पर्सन था, उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने रहते पूरी तरह से पूरा किया। उसने कभी भी अपना खाना नहीं भूला, मतलब इतना सब होते हुए भी, इतना स्ट्रगलिंग राजा होते हुए भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस देखना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें वो राजा भी नहीं था, उसके बड़े भाई को राजा बनाया गया था। सो इट वाज हार्टफुल कि अगर उसे राजा की ट्रेनिंग मिली होगी या नहीं मिली होगी। इतना सब करते हुए भी कभी वो एक समय का खाना भी नहीं भूला। मैंने आपको बताया ना कि वो लोग 3 ही एक्टिविटीज़ में बिलीव करते थे, एक तो प्रभु का नाम लेना, एक दान करना और एक कर्म करना। तो दैट्स वाई ऐसा होता था। तो ये राजा हर्षवर्धन के रेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। जो हर्ष था उसने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए थे, कुएं बनाए थे, बावड़ियाँ बनाई थी। बावड़ियाँ मतलब थोड़ी सी जगह, कुएं गहरे होते हैं और बावड़ियाँ कम गहरी होती हैं। लेक्स बनाई थी, घूमने के लिए विहार्स बनाए थे, जगहें बनाई थी जहाँ पर चला जा सकता था, वॉक किया जा सकता था, और बहुत सारे एनिमल स्लॉटर को भी बंद कर दिया था। उसने स्ट्रिक्टली बोला था कि कोई भी जानवरों को हानि नहीं पहुँचाएगा। हर साल वो बुद्धिस्ट रिलीजन्स मीट को ऑर्गेनाइज करता था। यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन्स मीट का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप बुलाता था जो बुद्धिस्ट रिलीजन को सपोर्ट करता है। उस मीटिंग में वो हर 5 साल में ये ऑर्गेनाइज़ करता था बहुत सारे ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रेशंस,
यानी कि प्रयाग माने होता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप रिलीजियस काम कर सकते हैं, और हर 5 साल में वो एक ह्यूज रिलीजियस कांग्रेशन बुलाता था। वहाँ पर वो जनरसली डोनेट करता था अपनी पूरी एंटायर ट्रेजरी, जब तक वो खाली ना हो जाए तब तक, लेकिन हर 5 साल में। ओके, वो वहाँ पर अपने ऑर्नामेंट्स भी देता था जो वो हर समय पहने रहता था। एक ग्रेट संस्कृत पोइट और राइटर बाण भट्ट ने उसके कोर्ट में काम किया है। उसके फेमस वर्क हैं हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। ये बाण भट्ट के काम है बच्चे, ये सब फेमस हैं अभी तक। हम लोग जब तक पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, किंग हर्षवर्धन के राज के बारे में, उनके एक्सपेक्ट्स के बारे में, ये सब हमें हर्षचरित्र में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि किंग हर्ष उनके खुद के राइटर थे। उन्होंने 3 प्लेज लिखे जिसमें नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। उनके 3 प्लेज कौन कौन से हैं? नागनंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। उसके बाद आपको रूल ऑफ हर्षवर्धन के लिए आपको प्रॉपरली एक मैप दिया गया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया था, हर्षवर्धन का एम्पायर कहाँ कहाँ था। तो इसमें देखिए चालुक्य करके जगह दी हुई है। ये जो पिंक स्टेट दिया हुआ है ना, ये सारा पिंक स्टेट राजा हर्षवर्धन का एम्पायर था। पिंक में वल्लभी, कर्ण सुवर्णा, पाटलिपुत्र, कन्नौज है। उसके बाद चालुक्य का नाम भी हमने ऊपर पढ़ा है, ये सब इसमें आता है। ठीक है, अभी एक्टिविटीज़ में देखिए लिखा है कि एक लिस्ट बनाइए वही सब्जेक्ट की जो आप अपने स्कूल्स में देखते हैं। आप वो ऑब्जेक्ट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं और हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आप डोनेट करते हैं, और पीपल डोनेशंस क्यों देते हैं स्कूल को। बेटा ये आप अपनी अकॉर्डिंगली थिंक करके बुक में एक एक दो लाइन्स लिख सकते हैं। फर्स्टली ये आपकी एक्टिविटी है, दैट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा इसको थॉट देंगे तो इट वुड बी वेरी थॉटफुल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्परर्स का हर्षवर्धन। एम्परर हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वो कैसा था। सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे हर्षवर्धन से कनेक्टेड है, ये मैं आपको अभी इसमें बताने वाली हूँ। बच्चों नालंदा यूनिवर्सिटी ना एक बहुत पुरानी और बहुत ही फेमस, प्रख्यात बोलते हैं वो यूनिवर्सिटी है। तो किंग हर्ष इस यूनिवर्सिटी से कैसे जुड़े हुए थे वो अभी इसमें पढ़ना बाकी है। जो किंग हर्ष थे उन्होंने अपनी सारी पॉसिबल असिस्टेंस दी थी आचार्य शीलभद्र को, और नालंदा को एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी बनाने में हेल्प की थी। यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी सारे रेवेन्यूज़ की एक्सेस थी 100 विलेजेस की। उनको 100 विलेजेस दिए गए थे किंग हर्ष के थ्रू, ताकि वो उसकी अपकीप कर सके और मेंटेनेंस कर सके। उन्होंने वहाँ के रिनाउंड जो केमिस्ट थे आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने ये प्रूव किया था कि आयरन, आर्सेनिक और मरकरी की ऐश को मेडिसिन की तरह यूज़ किया जा सकता है, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे थे। वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर, वहाँ टीच करते थे या तो पढ़ते थे। ये नालंदा विजयपीठ का एक छोटा सा पिक्चर आपको दिया गया है। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहली बात तो वहाँ पर जाने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट किया जाता है ताकि नालंदा में एडमिशन लिया जा सके। वो टेस्ट डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वहाँ फ्री एजुकेशन, लॉजिंग इंपॉर्टेंट मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वहाँ की जो सब लाइब्रेरी है इतनी एक्सटेंसिव है और उसका नाम धर्मगंज रखा गया है। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन के राज पर जो पीपल्स थे उनकी लाइफ कैसी थी। जो उसके राज में लोग रहते थे, उसके गांव में, उसके राज्य में, या उसने जहाँ जहाँ रूल किया वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी, वो किस तरह का राजा था। कहते हैं कि कभी किसी राजा के बारे में पता करना है तो उसकी प्रजा के बारे में पता कर लो। प्रजा से पता चलता है कि राजा कैसा है। सेम चीज़ हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। जो किंग हर्ष था उनके बारे में ऐसा बोला जाता है, उनकी राइटिंग्स के बारे में, जो चाइनीज़ के ट्रैवलर्स हैं वो चाइना के ट्रैवलर हैं ह्यून त्सांग, उनकी राइटिंग में अवेलेबल है किंग हर्ष के रूल के बारे में। जो शहर थे, जो गांव थे उस टाइम के, वो 45 थे एंड ह्यूज गेटवेज इन द एंट्रेंस। उसके लिए बहुत बड़े गांव और शहरों के लिए जहां उन्होंने राज किया उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस थे। जो सोसाइटी थी वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, जबकि वहाँ पर पर्दा सिस्टम था। पर्दा सिस्टम यू नो दैट कि हम औरतें घर में घूंघट मारती हैं, उसको पर्दा सिस्टम बोलते हैं। एंड इंटर कास्ट मैरिजेस वर नॉट प्रिवेलेंट एट दैट टाइम, और दूसरी कास्ट में शादी करना उस टाइम पर प्रिवेलेंट नहीं था। जो कस्टम है सती का, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगमी, वो तभी स्टार्ट हुआ था। जो लोकल डाइट है कंसिस्टेड, वहाँ के लोगों की जो लोकल डाइट होती थी
उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते थे, गेहूँ होते थे, चावल होते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती थी। वो लोग साफ़, सिंपल और सफ़ेद कपड़े पहनते थे। जो आदमी होते थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, और जो विमेन होती थी वो साड़ीज़ पहनती थी। उनके ऑर्नामेंट्स होते थे रिंग्स, बेंगल, ब्रेसलेट, नेकलेस, ये सब फ्लावर से बने होते थे। और जो चेस और डाइस का गेम जो होता है वो बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे। रिमेंबर महाभारत में भी जो गेम था वो चेस एंड डाइस टाइप की था। सेम ऐसा ही है यहाँ पर। एक्रोबैट्स एंड कंजरर वेंडर फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल। एक्रोबैट्स एंड कंजरर उस टाइम के एंटरटेनर्स होते थे। जो फार्मिंग होती थी और एनिमल हस्बेंड्री होती थी जो मेन ऑक्यूपेशन था। मतलब जानवरों को पालना, फार्मिंग करना उस टाइम का मेन ऑक्यूपेशन था। लैंड रेवेन्यू जो था 1/6 ऑफ प्रोडक्शन था उस टाइम पर। वहाँ का लैंड रेवेन्यू 1/6 ऑफ प्रोडक्शन था। इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड मिलाकर जो वैश्य करते थे, 4 पार्ट में से सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना बेटा, वो 4 पार्ट क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण, ये चारों जो है सोसाइटी के 4 पार्ट थे उस टाइम पर। तो जो ट्रेड करता था वो वैश्य करते थे। ए हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगुकाच पोर्ट वॉज बिल्ड बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हाईवे बनाया गया था जो पाटलिपुत्र से लेके भरूच तक जाता है। भृगु कच्छ, जो कच्छ है, भरूच है, वहाँ तक जाता है, जो इसी के काम के लिए बनाया गया था, सिर्फ सेल करने के लिए, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन वो जो थे वो उस टाइम पर ज़्यादा कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में थे। अब जो सिक्के चलते हैं वो तब नहीं चलते थे, उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर चलते थे। जो ऑर्नामेंट्स हैं, स्टैचूज़ हैं और जो कार्व्ड वुडन पीसेस हैं, ये एक्सपोर्ट किए जाते थे, इनको बेचा या ख़रीदा जाता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से, वो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाते थे। किंग हर्ष के राज में, उनकी रूलिंग में, इंडिया का एक अपना खुद का अच्छा रिलेशनशिप बन गया था रोम के साथ, जिससे इंडिया में गोल्ड का इन्फ्लो होने लगा था। पीपल ने हिंदुज़्म को, बुद्धिज़्म को और जैनिज़्म को फॉलो किया, बट वो बाकी के रिलीजन्स की तरफ भी टॉलरेंट बिहेवियर में थे। यहाँ पर हमने जिस बुक से ये स्क्रिप्ट लिया हुआ है कि राजा हर्ष के टाइम पर किस तरह के पीपल थे, ये हमें ह्वेन त्सांग, जो चाइना का राइटर था, उसकी बुक में से मिला है। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ह्वेन त्सांग, जिसकी बुक से हमें ये एनक्रिप्टेड वो मिला है, डेटा मिला है कि हम वो राजा कैसा था। उसके बाद ह्वेन त्सांग ने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया इंडिया में, ये इसके मैप के थ्रू बताया हुआ है। यू कैन लुक एट दिस मैप कि वो कहाँ कहाँ से कहाँ घूम कर गया था। वो पाटलिपुत्र गया था, वो महानदी के थ्रू के हुए गया भी गया था, उसके बाद कलिंग गया था, धन्यकटा गया था, कृष्ण रिवर गया था, सोपारा गया था, एंड भरूच गया था, यहाँ पर भरूच है। उसके बाद उज्जैन गया था, उज्जैन के बाद गुर्जर गया था, गुर्जर के बाद सीधा बगल गया था, गंधार गया था, तक्षशिला गया था, मथुरा गया था। इसमें शॉर्ट समराइज्ड वे में उसने पूरा इंडिया घूमा है। इसके बाद ह्वेन त्सांग के बारे में भी कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। लाइक वो कब से कब तक था, वो 629 में वन हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी 645 CE में। जो चाइनीज़ ट्रेवलर है ह्वेन त्सांग, वो इंडिया में हर्ष राजा के टाइम पर आया था। उसने यहाँ पर बुद्धिज़्म की स्टडी की थी नालंदा में फॉर द 5 years। आफ्टर दैट हमें ये जानना चाहिए कि जो ह्वेन त्सांग है वो इंडिया में 15 साल के लिए रुका था और उसने बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट किया। उसने डिस्क्राइब किया सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशंस को हमारे टाइम की, राजा हर्ष के उस टाइम की। 645 CE में वो वापस चाइना चला गया और उसने वहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स लिखी, स्टैचूज़ बनाए, रिलाइट्स हुए। उसके स्टे के टाइम पर उसने 6 बुद्धिस्ट रिलीजन कांग्रेस एट प्रयाग पर, जो वो हर 5 साल में करवाता था राजा हर्ष, वो अटेंड किया था। ह्वेन त्सांग ने ये एक चीज़ नोटिस की थी कि 100 बुद्धिस्ट जो हैं उनको मठ बोलते हैं इन हर्ष किंगडम्स में। उनको देयर आर 100 बुद्धिस्ट होते हैं हर्ष के किंगडम में, उनको मठ बोलते हैं। जो पीपल हैं वो सिंपल लाइफ जीते हैं,
पियर्स लाइफ जीते हैं और पीसफुल लाइफ जीते हैं, और वो लोग अभी भी गुड मॉरल कंडक्ट और जस्टिस के थ्रू अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। चीटिंग और ब्रीच को, धोखेबाजी को या झूठ बोलने को या चीटिंग करने को अभी भी पाप का भागी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम राजा वतापी के बारे में जो है, इसके बाद जो राजा किंग हर्ष हैं जो हार गए थे किंग पुलाकेशी से सेकेंड से साउथ इंडिया में रूल करते टाइम, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा टॉपिक होगा वतापी। ठीक है, आज हमने पुलकेशी सेकेंड इसमें फ़ोटो में दिया हुआ है जिससे राजा हर्षवर्धन हार गए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पुलकेशी सेकेंड किस तरह का राजा था और उसके राज में क्या होता था। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्लास फॉर द फर्स्ट चैप्टर सोशल साइंस की, और नेक्स्ट क्लास में शायद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और इसके थ्रू हमने हर्षवर्धन के बारे में जानने की कोशिश की है कि हर्षवर्धन किस तरह के राजा थे, और नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि वो किस तरह से हार गए थे और किस तरह से उनके रेन का एंड हुआ। ओके, थैंक यू।